आज का दंगल देश के 24 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े सवाल पर है और सवाल यह है कि क्या नीट में धांधली हुई। सुप्रीम कोर्ट में नीट धांधली के मुद्दे पर डाली गई 38 याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई और अदालत ने केंद्र सरकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सीबीआई को नोटिस जारी कर परीक्षा और धांधली के मुकदमों की जांच से जुड़े तथ्य अदालत के सामने पेश करने को कहा है। इन अर्जियों पर 11 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन आरोपों को तकरीबन मान लिया गया है कि नीट के पेपर लीक हुए थे, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। हालांकि अदालत दो बड़े सवालों के जवाब पहले तलाशना चाहती है, जिसमें एक ये है कि पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ और क्या पेपर लीक का फायदा उठाने वाले परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा कराई जा सकती है। इन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब सरकार, एनटीए और सीबीआई की ओर से पर्याप्त तथ्य ऑन रिकॉर्ड रख दिए जाएंगे। वैसे अदालत में जितनी अर्जियां पड़ी हैं, उन्हें अदालत ने बारी बारी से सुनवाई के 4 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले उन अर्जियों पर सुनवाई चल रही है जो नीट की दोबारा परीक्षा चाहते हैं। इसके बाद एनटीए का पक्ष सुना जाना है, फिर नीट की दोबारा परीक्षा नहीं चाहने वालों की सुनवाई। लेकिन जिस तरह से नीट की परीक्षा के दिन से लेकर नतीजों तक तमाम सवाल उठाए गए और जांच में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, उससे फिर वही सवाल बड़ा होता है कि नीट में धांधली हुई तो किस स्तर की हुई और क्या नीट की परीक्षा दोबारा होगी। इसे लेकर चल रहे सियासत के आरोपों पर भी करेंगे बात। देश भर में पेपर लीक की समस्या और उसके समाधान की दिशा में क्या जरूरी कदम होने चाहिए, इसकी भी करेंगे पड़ताल। लेकिन उसके पहले आज दिन भर इस पूरे मसले पर क्या हुआ, उसको बताते हुए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जून को जब तय वक्त से 10 दिन पहले नीट के नतीजे घोषित हुए, तभी से देश भर के परीक्षार्थी इंसाफ की आवाज उठा रहे हैं। नीट की परीक्षा में धांधली के तमाम कारण और सबूत सामने आने लगे तो अदालत में एक नहीं 38 अर्जियां पड़ गईं। उधर नीट धांधली के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचार के सियासी सवाल पर लगातार आवाजें उठा रहा है। एक तरफ अदालत में सभी अर्जियों की क्रमवार सुनवाई शुरू हो चुकी है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन सड़क पर धरना प्रदर्शन कर परीक्षा रद्द करने से लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर रहा है। उधर अदालत के सामने जो 38 अर्जियां पहुंची हैं, उन्हें 4 श्रेणियों में बांटकर सुनवाई शुरू हुई। पहले वो अर्जियां हैं जिनमें पेपर लीक के खुलासे के बाद दोबारा नीट परीक्षा कराने की मांग की गई है। दूसरे में एनटीए का पक्ष, जिसमें परीक्षा की प्रक्रिया को पाक साफ बताने का दावा किया गया है। तीसरे में वो अर्जियां हैं जिनमें दोबारा परीक्षा नहीं कराए जाने की मांग की गई है और चौथी वो जिसमें सरकार पूरे मामले पर अपना पक्ष रख रही है और दोबारा परीक्षा का विरोध कर रही है। दोबारा नीट परीक्षा कराए जाने वाली अर्जियों पर सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में धांधली के आरोप और कारण गिनाए। याचिकाकर्ता ने अदालत में बताया कि 9 फरवरी को नीट की घोषणा हुई, 5 मई को परीक्षा हुई, 4 मई को एक टेलीग्राम चैनल से प्रश्न पत्र और उत्तर सामने आ गए, 5 मई को पटना में पेपर लीक का मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तारी हुई, 5 मई को ही एक स्कूल के वाईफाई प्रिंटर से प्रश्न पत्र के प्रिंट निकाले गए, 14 जून को नतीजे आने थे, 4 जून को ही आ गए। हर साल पूर्णांक लाने वाले 1 से 2 परीक्षार्थी होते थे, इस बार 67 परीक्षार्थियों को पूर्णांक मिल गया। इन दलीलों के बीच अदालत ने एनटीए से कई सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि प्रश्न पत्र कौन तैयार करता है, प्रश्न पत्रों की छपाई कहाँ होती है, प्रश्न पत्र की ढुलाई के क्या इंतजाम थे, प्रश्न पत्र किसकी निगरानी में रहते हैं, एनटीए ने शहरों में प्रश्न पत्र कब भेजे, क्या पेपर लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ, पूर्णांक पाने वाले 67 लोगों में से कितनों को ग्रेस मार्क्स मिले, मार्क्स देने का तरीका क्या है, सीबीआई कितने मुकदमों की जांच कर रही है। अदालत ने पूरी परीक्षा को रद्द करने से 23 लाख परीक्षार्थियों पर असर पड़ने और रद्द नहीं करने से अन्याय की आशंका के बीच ये भी कहा कि अगर पेपर लीक के तरीके और उसका फायदा उठाने वाले परीक्षार्थियों के डेटा विश्लेषण से कोई निष्कर्ष निकालने की भी बात कही। इसी दौरान एनटीए ने ये भी बताया
कि जो 100 टॉपर्स हैं उनमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 56 शहरों में 95 केंद्रों पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी शामिल हैं। इस बीच 6 जून से नीट की जो काउंसलिंग शुरू होनी थी वो भी शुरू नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट 2 बड़े सवालों पर सबसे पहले विचार कर रहा है। पहला ये कि क्या पेपर लीक से पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है, और दूसरा ये कि क्या पेपर लीक से फायदा उठाने वाले परीक्षार्थियों की पहचान करना संभव है, जिससे सिर्फ उन्हीं की दोबारा परीक्षा कराई जा सके। कोर्ट ने हियरिंग के दौरान इस चीज़ को माना कि इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इस पर यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से थोड़ा एतराज़ था, पर कोर्ट ने कहा कि ये तो वेल नोन फैक्ट है कि जो पेपर लीक हुआ है, और अगर पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ ये देखना है कि उसका इफेक्ट कहाँ तक पहुँचा गया है, क्या दोबारा रीटेस्ट की जरूरत है, या कुछ बच्चों का अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो कुछ लोगों का एक लिमिटेड लेवल। सवाल कई है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। संजय, सबसे बड़ा सवाल यही, पेपर लीक हुआ है, आज खुद अदालत की ओर से ये बातें कही गई, लेकिन इसका दायरा कितना बड़ा है अब यही जांच का विषय है, और इसी पर आगे की सुनवाई में देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि किस पक्ष की ओर से क्या दलीलें रखी जाती हैं और क्या बड़ी बातें आज कोर्ट में हुई। संजय, सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने जिस तरह के क्वेश्चनायर यानी क्वेश्चन सेट किए हैं, ऐसा लग रहा है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक नीट का एग्जाम देना पड़ रहा है कोर्ट के सामने, और उसमें भी ऐसा कि कोर्ट को संतुष्ट करना है। ऐसा लग रहा है कि सही जवाब पे 1 नंबर मिलेगा और गलत जवाब पे 4 नंबर कटेंगे। तो एनटीए के लिए बहुत तनाव की स्थिति है। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी अवकाशकालीन पीठ के सामने, तब पीठ ने कहा था कि 8 जुलाई को पूरी तैयारी से आना, लेकिन कोर्ट ने जिस तरह के सवाल पूछे और जिस पर एनटीए बगले झांकता हुआ दिखा, उसे देखते हुए तो लग रहा एनटीए ने कहा कि हम पूछ के बताते हैं, पता करके बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये सारे सवालों के जवाब बुधवार शाम 5 बजे तक कोर्ट को दे दिए जाएं। गुरुवार को इस पर अगली सुनवाई है, और इसमें एनटीए के ऊपर ये देखना है कि एनटीए अपने जवाबों से कितना संतुष्ट कर पाता है। कोर्ट ने कहा कि अगर दायरा बड़ा हुआ तो हम री एग्जामिनेशन का आदेश देने से कतई नहीं हिचकेंगे। आपको ये तर्क से बताना पड़ेगा, सबूतों से बताना पड़ेगा कि लीकेज का दायरा कम रहा है। कोर्ट ने बहुत सारे सवालों की झड़ी लगाई है और ये पूछा है कि प्रश्न पत्र छपे कहां थे, वहां से कैसे बाहर निकले, और जो भेजे गए केंद्रों तक अलग अलग लोगों की कस्टडी में रहे, पहले प्रेस की कस्टडी में रहे, वहां से बाहर निकले तो जिस माध्यम से उसे भेजा गया उसकी कस्टडी में रहे, वहां तक कैसे पेपर गए, फिर उसके बाद बैंक की कस्टडी में रहे, बैंक से फिर वो स्कूल तक, कॉलेजों तक, सेंटर तक आए, उनकी कस्टडी में रहे, फिर स्कूल की कस्टडी में रहे, यानी कई चरणों में अलग अलग लोगों की कस्टडी में रहे। लीकेज कहां हुआ ये बताइए, कैसे हुआ ये बताइए, किस समय हुआ, क्योंकि जिस समय लीकेज की बात कही जा रही है सुबह 5 बजे, वहां से लेकर 2 बजे के बीच में पूरा घटनाक्रम बताइए, विस्तार से बताइए, सबूतों के साथ बताइए, तर्कों और तथ्यों के साथ बताइए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनटीए इन टफ सवालों के जवाब कितनी आसानी से दे पाता है, या फिर उसे भी ऐसे विद्यार्थी, ऐसे कैंडिडेट जिनकी तैयारी पूरी नहीं होती, वो सवालों के जवाब पर चक्कर खा जाते हैं। तो क्या एनटीए वैसा कर रहा है? एनटीए को कई बार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलों से उनको संभाला और ये बताया कि आखिर एनटीए कहना क्या चाहता है जो वो कह नहीं पा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब गुरुवार को 11 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो एनटीए अपनी दलीलों से कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाता है या क्या स्थिति होती है। संजय, कोर्ट तो ने क्या तो ये साफ माना कह दिया जा है कि सकता अगर है, आप हमें संतुष्ट कर आपने जो जानकारी दी, अब ये पेपर लीक का दायरा कितना बड़ा है, क्या सोशल मीडिया माध्यम है या व्हाट्सएप के जरिए या फोन के जरिए, या कैसे, ये दायरा ही तय करेगा कि री एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे, और 11 जुलाई तक का आप सभी को इंतजार करना होगा। संजय, क्या लब्बोलुआब यही निकाला जाए आपकी बातों का? बिल्कुल लब्बोलुआब यही है। कोर्ट ने कहा है कि कितने छात्रों पर इसका असर हुआ है ये बताइए। 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, उन युवाओं के भविष्य का सवाल है जिन्होंने अपनी जी तोड़ मेहनत की। इसके साथ ही कोर्ट ने मध्य वर्ग पर ध्यान देते हुए ये कहा कि दोबारा परीक्षा देने में चुनौतियां कम नहीं हैं। उन अभिभावकों के लिए बहुत मुश्किल होगी जिन्होंने परीक्षा केंद्र तक जाने का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, तमाम चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। लिहाजा इस संवेदनशील मुद्दे पर एनटीए बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही सोच समझकर जवाब दाखिल करे।
और ये भी कहा, सीबीआई से कोर्ट ने कहा कि वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। आखिर उसने अब तक लीक करने वाले और जो छात्र इसमें इन्वॉल्व थे उन सारे लोगों का की पूरी जानकारी दे, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे कि आखिर उसने अपनी जांच में अब तक क्या पाया है और उन लोगों के खिलाफ सरकार से कहा कि उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है जो लोग इस पेपर लीक में शामिल हैं। यानी 6 राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें एक बड़ा अनूठा मोड़ तब आया जब ये कहा गया कि पटना में जो एफआईआर दर्ज की है उसके बारे में जब बात हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को अंतरिम आदेश लिखाते समय ये कहा कि जिस एफआईआर की बात की जा रही है पटना पुलिस ने, बिहार पुलिस ने इस मामले में कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की है, लिहाजा सब कहा ही सुनी सुनाई बातें हैं। इसमें ऑथेंटिक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई है। अब ये गुरुवार को पता चलेगा कि आखिर इसमें अब बिहार पुलिस को और तमाम सीबीआई को इस मामले में क्या कहना है, तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो कई दिलचस्प मोड़ों से गुजरता हुआ ये मामला अंतरिम आदेश तक आया है। कोर्ट ने लगभग पौना घंटा आदेश लिखाया है। एक विस्तृत आदेश है, पूरी सारी चीजों को समेटता हुआ एक समग्र आदेश है। अब ये गुरुवार को इस मामले में एनटीए किन दलीलों के साथ आता है, सीबीआई अपने स्टेटस रिपोर्ट में क्या कहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि बहुत धन्यवाद संजय, इस पूरी जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है।